स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे बाल विकास प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। प्रैक्टिस पेपर नंबर यह 3rd रहेगा, जिसमें हम लाटेस्ट 30 क्वेश्चंस करेंगे। 30 में आप लोगों का मॉक टेस्ट रहेगा कि 30 में से आप लोगों को क्या फीडबैक रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और एग्ज़ाम के पहले ये प्रैक्टिस पेपर है और आपकी अभ्यास है कि 30 में से आप लोगों का क्या स्कोर आ रहा है, क्या फीडबैक आ रहा है। नीचे सभी को कमेंट करना है, मेरे प्यारे प्यारे शिक्षकों के प्यारी प्यारी बहनें, प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, ब्रदर सिस्टर टीचर सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। नए सिलेबस के एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रश्न करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, जिसका आई बटन पर प्लेलिस्ट दे दिया गया है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अटेंड करने के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। थ्योरी ऑफ माइंड शब्दावली निम्नलिखित में से किन क्षमताओं से संबंधित है? टेलीपैथिक क्षमताओं का होना, अपना और अन्य लोगों की मानसिक अवस्था, मेटा कॉग्निशन की कमी, या दिए गए सभी विकल्प। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड की अगर बात आती है और इनमें से क्षमताओं से संबंधित अगर पूछा जा रहा है तो थ्योरी ऑफ माइंड शब्दावली मतलब अपना और अन्य लोगों की मानसिक अवस्था। थ्योरी ऑफ माइंड शब्दावली अपना और अन्य लोगों की मानसिक अवस्था क्षमताओं से संबंधित होगी। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दूसरा प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार खाली स्थान के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होता है। जीन पियाजे जी से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। जीन पियाजे जी से 2 प्रश्न आना ही आना है बाल विकास में। तो जीन पियाजे जी के अनुसार देखा जाए किसके दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होता है? मूल संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था कहते हैं। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था, या आनंद की बात होती। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित हो रहा था। अमूर्त तर्क किस में हो सकता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो सकता है, या अमूर्त की जगह यहाँ पे आपका औपचारिक भी दिया जा सकता है। तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, डाउट बिल्कुल नहीं होना है, भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है। अगला प्रश्न है, पियाजे जी के अनुसार बच्चे खाली स्थान के दौरान ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। मूल संक्रियात्मक जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशन बोलते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशन बोलते हैं, या संवेदी प्रेरक अवस्था। सभी कमेंट कीजिएगा। तो पियाजे जी के अनुसार बच्चे किसके दौरान ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं? तो वह है संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था। क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं? संवेदी प्रेरक अवस्था ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं। बच्चा जहाँ सुनेगा, जहाँ उसकी आवाज़ आएगी, वहीं बच्चा नज़र देखता है, यानी अपनी आँखों को वहीं ले जाता है, अपने हाथ को बढ़ाता है, ठीक है। तो बच्चा जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में, जीन पियाजे जी की प्रथम अवस्था में, बच्चे सुनकर ही अपने भाव प्रकट करता है। अगला, बच्चे का जन्म किन चरणों में विभाजित होता है? 2 चरण में, 3 चरण में, 4 चरण में, या 5 चरण में? सभी लोग बताइएगा। यह प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, रिपीट हो सकता है, क्योंकि बच्चों के जन्म से एक प्रश्न आता ही आता है। तो बच्चों के जन्म के कितने चरणों में विभाजित होता है? तो बच्चों के जन्म का 3 चरण होते। अब आपका प्रश्न बनता होगा कि ये 3 चरण कौन कौन होते हैं? देखिए, मानव शिशु की समान प्रसूति की प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित होता है। पहला होता है गर्भावस्था, जिसे ग्रीवा का छोटा होना होता है या फैलना। ग्रीवा का छोटा होना, फैलना, इसको क्या बोलते हैं? प्रथम चरण। फिर शिशु का बाहर निकलना द्वितीय चरण होता है, और शिशु का जन्म या गर्भनाल का बाहर निकलना ये तृतीय चरण होता है। तो मतलब समझ लें, बच्चे का जन्म किन चरणों में होता है? 3 चरणों में होता है। ये डिटेल के साथ लेकर आएँ ताकि आप सभी लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो सके। अगला है कि निम्नलिखित में से सिद्धांतकार विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करते थे। कौन से सिद्धांतकार विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया के जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करते थे? तो वह सिद्धांतकार कोहलर हैं, स्किनर हैं, वाइगोस्की हैं, पियाजे जी। सभी कमेंट कीजिए। तो वे सिद्धांतकार विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करते थे, वह आपके जीन पियाजे जी थे। नोट कर लीजिएगा।
ये चारों ऐसे मनोवैज्ञानिक ऐसे सिद्धांतकार हैं साथियों जहाँ से आपके 2 प्रश्न रखे हुए हैं। इन चारों सिद्धांतों से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। चारों सिद्धांतों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान किसके अंतर्गत तार्किकता का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या व्यक्तित्व विकास? किसी एग्जाम में किसी एक सिद्धांत को लेकर टारगेट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। किसी में जीन पियाजे जी आएगा, किसी में कोहलबर्ग ज़्यादा आएगा, किसी में थांडाइक आएगा, किसी में वाइगोस्की आएंगे, ठीक है, किसी में आपके वाटसन महोदय जी आ सकते हैं। तो किसके अंतर्गत तार्किकता का अध्ययन हो रहा है? तो जहाँ पर तार्किकता के अध्ययन की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं वह शारीरिक विकास। क्या हम सही कह रहे हैं? सभी लोग बताइएगा। बिल्कुल गलत है, क्योंकि तार्किकता का अध्ययन किस में किया जाता है? संज्ञानात्मक विकास में किया जाता है। इसीलिए हमने क्रम थोड़ा बदला था आप लोगों को थोड़ा, क्योंकि ऐसे एग्जाम में होता है ना, एग्जाम में ऐसे ही माइंड रीडिंग किया जाता है, इसलिए हम थोड़ा बहुत आप लोगों को भी ये सिखा रहे हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं एग्जाम में। तो इसके अंतर्गत तार्किकता का अध्ययन मतलब संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक विकास किसका ये प्रवर्तक है? सभी लोग बताइएगा। आपकी माइंड की मेमोरी आज ही पूरी चेक हो जाएगी। अगला, शिक्षण की खेल विधि खालिस्तान की शिक्षा की स्कीम में जोर देती है? प्रकृतिवादी, यथार्थवादी, आश्रितवादी या व्यवहारवादी? सभी लोग बताइएगा। शिक्षण की खेल विधि जो होती है वह खालिस्तान की शिक्षा की स्कीम में जोर देती है। किस में जोर देती है? प्रकृतिवादी में। शिक्षण की जो खेल विधि होती है प्रकृतिवादी की शिक्षा की स्कीम पर जोर देती है। फर्स्ट ऑप्शन इधर आ रही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उपकरण नहीं होता है? पिछली बार आया हुआ प्रश्न है। यानी रचनात्मक आकलन के उपकरण कौन कौन होते हैं? असाइनमेंट होता है, टर्म टेस्ट होता है और क्विज गेम होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? रचनात्मक आकलन के उपकरण होते हैं, लेकिन मौखिक प्रश्न जो होता है ये रचनात्मक नहीं होता। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संभावित प्रश्न है कि पियाजे जी के अनुसार बच्चों का खालिस्तान विकास 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है। तो पियाजे जी के अनुसार बच्चों का भौतिक विकास, कार्यात्मक विकास, भावनात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है। तो पियाजे जी की बात आई तो कहीं नहीं, संज्ञानात्मक विकास ही आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है और फीडबैक करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। क्या प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञानी जिसे हमें फिजियोलॉजिस्ट, जिसका शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग पर किया गया कार्य बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रभावित करता है? ठीक है, तो वे कौन हैं? एडवर्ड थांडाइक है, वोल्फगैंग कोहलर हैं, जीन पियाजे जी हैं या इवेन पॉलाव? और आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में थांडाइक, कोहलर, जीन पियाजे जी, ईपी पॉलाव ऐसे मनोवैज्ञानिक है जहाँ से 3 प्रश्न रखे हुए हैं। याद कर लीजिएगा, ये स्टेटमेंट ले लीजिएगा, 3 प्रश्न पूछा जाएगा इन सभी सिद्धांतों से। तो प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञानी जिसका शास्त्रीय अनुकूलन पर किया गया कार्य बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र को प्रभावित करता है। एक ही प्रश्न पर 3-3, 4-4 प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे और वह आपके ईपी पॉलाव। यानी शरीर क्रिया विज्ञानी कौन है? ईपी पॉलाव जी हैं। फिजियोलॉजिस्ट कौन कहलाते हैं? इवन पॉलाव कहलाते हैं। शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया? पॉलाव ने दिया। क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? ईपी पॉलाव ने दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप चीज़ें, और ऐसे ही अब एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानते समझते हैं कि नैतिक विकास पर कोहलबर्ग के सिद्धांत में विकास के कितने प्राथमिक चरण मौजूद हैं? 3, 4, 2, 6। अब यही हमें समझना है। प्राथमिक चरण मतलब होते स्टेज अवस्था, तो 3 चरणों में होती है और इनके 2-2 चरण होते हैं। यानी प्राथमिक चरण दिया गया इसलिए 3 दिया गया है, और इनके उपचरण अगर बात करें तो उपचरण 2-2 फिर टोटल 6 हो जाते हैं। तो चरण और उपचरण नैतिक विकास के, इन चीज़ों पर भी फोकस करना है। अगला प्रश्न, पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी अधिगम कौन होता है? सामग्री संकलन, मूल याद रखना, सक्रिय अधिगम या एकाग्रता से पढ़ना? और बता दूं, बाल्यावस्था, सीडीपी का बाल्यावस्था का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हम प्रश्न करेंगे। अभी आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, ये 3 ऐसे अवस्थाएं हैं। ठीक है, पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी अधिगम कौन होता है? सामग्री संकलन, मूल याद रखना, सक्रिय अधिगम, एकाग्रता से पढ़ना?
तो पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार जो होता है प्रभावी अधिगम वह होता है आपका सक्रिय अधिगम। प्रभावी मतलब सक्रियता की बात आती है। अगला प्रश्न यहाँ पे साथियों दिया गया है कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं इसके विकास के अर्थ क्या कहलाते हैं। तो वे मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं उनके विकास का अर्थ होता है, सभी लोग जानते हैं, क्या वह मतारोपण है, अंकीकरण है, अनुकरण है या अभिव्यक्ति है। तो मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं इसके विकास के अर्थ अभिव्यक्ति होते हैं। फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। सभी लोगों को अच्छे तरीके से फीडबैक भी करना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न साथियों कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर नियमों को स्वीकारता है। सार्वभौमिक, नैतिक सिद्धांत, उन्मुखीकरण, पश्च पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या पारंपरिक स्तर। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग फीडबैक कीजिए। तो कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चा जिस स्तर पर नियमों को स्वीकार रहा है, तो नियमों को स्वीकार रहा है मतलब वह पारस्परिक स्तर हो जाए। तो पारंपरिक स्तर की अगर बात आ रही है तो पारंपरिक स्तर की अवस्था कौन कौन सी होती है, सभी लोग बताइएगा। क्योंकि ये चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चरण से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न और भी आपके इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे लोगों के प्रति बच्चे की प्रतिक्रियाएं और अनुक्रियाएं निर्भर करती हैं सामाजिक शिक्षा, प्रदान किए गए अनुभवों पर, पालन पोषण पर, व्यवहार मॉडल पर या पर्यावरण प्रोत्साहन पर। तो दूसरे लोगों के प्रति बच्चे की प्रतिक्रियाएं और अनुक्रियाएं निर्भर करती हैं सामाजिक शिक्षा, प्रदान किए गए अनुभवों पर। तो अनुभव जहाँ पे दे दिया जाए तो अपने आप में पॉजिटिव हो जाता है, आप सभी लोग जानते समझते हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना और फीडबैक करना है। अगला प्रश्न है थांडाई का कौन सा नियम तैयारियों पर जोर देता है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहुपदीय का, तत्परता का नियम। थांडाई के नियमों से जिनमें से अभ्यास, प्रभाव, तत्परता ये तीन मुख्य नियम हैं। जो तैयारियों पर जोर दे तो वह तत्परता का ही नियम है। ता से तैयारी, ता से तत्परता। ठीक है, आपके प्रश्न पर ही उत्तर था लेकिन आपका माइंड उसे खोज नहीं पा रहा था। यही चीज़ हमें क्रिएटिव माइंड में सेव करना है, एग्जाम में यही काम आने वाला है। अगला कि विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पी प्रश्न, परियोजना कार्य या मौखिक प्रश्न। तो विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए जो उपागम नहीं होता, यानी कौन कौन उपागम होते हैं। देखिए वार्तालाप कौशल होता है, परियोजना कार्य होता है, मौखिक प्रश्न होते हैं। लेकिन रचनात्मक निर्धारक को जानने के लिए बहुविकल्पी प्रश्न नहीं होता। तो विद्यालय क्षेत्र में ये भी ध्यान देना क्या है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को अगर जानना है तो बहुविकल्पी प्रश्न नहीं हो, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न में हम रचनात्मक की चीज़ें नहीं कर पाते। रचनात्मक आप स्वयं सोचिए, अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, विद्यालय में बैठे हुए हैं और बहुविकल्पी प्रश्नों को इसमें रचनात्मकता नहीं आती, क्योंकि उसमें डायरेक्ट उत्तर ऑप्शन दिए रहते, उत्तर बता देना। ठीक है, उसमें सोचने समझने के बच्चे को सजगता उतना ज़्यादा नहीं पड़ती। अगला वह आधार जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और प्रभाव को बड़े पैमाने पर उसके नज़रिए और दुनिया की समझ के बारे में मान्यताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है, वह कौन सा होगा। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, मनोविश्लेषण, मनोचिकित्सा, मेलियोथेरेपी या मॉडलिंग। तो आप सभी लोग जानते हैं वह आधार जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और प्रभाव को बड़े पैमाने पर उसके नज़रिए और दुनिया की समझ के बारे में मान्यताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है, वह संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी ऑप्शन पर डाउट हो आप लोग बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों अगला प्रश्न है अधिक जानकारी और समीपस्थ विकास के क्षेत्र आपके संज्ञानात्मक विकास पर किन सिद्धांतों के मुख्य सिद्धांत हैं। कोल्ब, डीवी, पियाजे, वाइगोस्की। तो आप सभी लोग जानते हैं जहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के समीपस्थ विकास की अधिक जानकारी की बात कर रहे हैं, इनमें सिद्धांतों को मुख्य सिद्धांत अगर बात करते हैं तो वाइगोस्की का। अगला प्रश्न आपका और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कार, संगीत सीखना, कविता या गणितीय तालिका आदि को याद रखने के लिए कई बार अभ्यास और विभिन्न कार्यों तथा संचालनों की पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। मानव अधिगम के इन मामलों में मस्तिष्क से संबंध मजबूत या कमज़ोर होते हैं।
यह थांडाई के नियम का अधिगम का कौन सा नियम होगा? और ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कार, संगीत सीखना, कविता, गणित, तालिका आदि को याद रखने, कई बार अभ्यास की बात हो रही। जब अभ्यास की बात हो रही तो अभ्यास का नियम होगा, इतनी कहानी कविता लिखने की आवश्यकता नहीं थी, केवल आपको भ्रमित करने के लिए सब चीज़ें की जाती। और आपको यही चीज़ें ध्यान रखना, आपको भ्रमित नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। जो जो ज़्यादा बड़ा होगा वो ज़्यादा सही, मतलब सरल आंसर होता है उसका, उसी प्रश्न पर ही उत्तर होता है। अगला, शास्त्रीय क्लासिकल कंडेंसिंग पर इवान पावलोव, ईपी पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग तटस्थ क्या थी? लाल श्रवण, भोजन, घंटी, कुत्ता। देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ईपी पावलोव के द्वारा दिया गया, और इनके सिद्धांत में प्रसिद्ध प्रयोग जो तटस्थता की अगर बात आ रही, तटस्थ, वह आपको हो जाता है घंटी, क्योंकि घंटी बजते ही कुत्ता क्या हो जाता था? तटस्थ हो जाता था, तैयार हो जाता था। अगला प्रश्न, शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग पर पावलोव के सिद्धांत ने वर्तमान में विद्यालयों में व्यवहार प्रबंधन पर अनुसंधान को किस प्रकार प्रभावित किया? शिक्षक रचना करते हैं, चीज़ों को संबंधित परिप्रेक्ष्य में रखते हैं और शिक्षण के मुख्य कार्य पर वापस आते हैं। शिक्षण को कक्षा में हो रही छोटी छोटी बड़ी बातों पर ध्यान देना चाहिए, या कह सकते हैं कि शिक्षकों के पास स्पष्ट पाठ लक्ष्य होता है और समूह कार्य का उचित उपयोग करते हैं, या शिक्षक द्वारा बच्चों को जागरूक करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं शिक्षक द्वारा बच्चों को जागरूकता करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो शास्त्रीय अनुकूलन पर पावलोव के सिद्धांत में वर्तमान में विद्यालयों के व्यवहार में प्रबंधन और अनुसंधान को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं? आप जो है शिक्षक द्वारा बच्चों को जागरूक करके प्रभावित कर सकते हैं, और आप सभी लोगों को जो है फोकस करना है और नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, शब्द प्रमस्तिष्क अंगघात, जिसे हम सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं, इसको किसके द्वारा प्रस्तावित और लोकप्रिय बनाया गया? अब शब्द हमारा क्या दिया गया? शब्द प्रमस्तिष्क अंगघात किसके द्वारा प्रस्तावित और लोकप्रिय बनाया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं, यह हो जाएगा, सभी लोग बताइए, सर विलियम ओसलर की बात होगी। डी ऑप्शन की यहाँ पे बात हो रही। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। अब आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न दिया गया है कि स्टर्नबर्ग के अनुसार रहन सहन, जिसे हम लिविंग बोलते हैं ना, आपने आज तक सुना होगा लिविंग रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा चल गया, वही रहन सहन अपना होता है। तो रहन सहन में समग्र सफलता में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल होती है? तो रहन सहन में समग्र सफलता में जिस प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल होनी चाहिए, वह बुद्धिमत्ता आप सभी लोगों को बताना है, और वह है दोस्तों व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, क्योंकि रहन सहन की बात हो रही है और स्टर्नबर्ग के अनुसार तो व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की बात होगी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विचलन बुद्धि उपलब्धता, जिसे हमें डेविएशन इंटेलिजेंट क्विंट बोला जाता है, ये शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जब भी एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन में अगर विचलन बुद्धि उपलब्धता का जिक्र होता है तो एक पॉइंट आपको ध्यान देना है, और वह पॉइंट क्या आपका? डेविस विचलेसर। क्या ध्यान देना है? डेविस विचलेसर ध्यान दे देना। अगला है कि बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई अवस्थाओं की श्रृंखला के माध्यम से बढ़ती है और विकसित होती है। छोटे बच्चे बनाम बड़े बच्चों की सोच के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अंतर होता है, और इस सिद्धांत को किसने जो है प्रतिपादित किया? देखिए, बुद्धिमत्ता की ऐसी प्रक्रिया है जो कई अवस्थाओं की श्रृंखला के माध्यम से बढ़ती और विकसित होती। छोटे बच्चे बनाम बड़े बच्चे की सोच गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों में अंतर है। बस यहीं आपका आंसर क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? छोटे और बड़े बनाम मतलब जीन पियाजे जी की बात हुई, यहाँ पे गुणात्मक और सब चीज़ें बात की गई, तो जीन पियाजे इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुणात्मकता की बात हो रही है। गुणात्मक की जहाँ पे बात होती है तो फिर समझ लेना आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग द्वारा वर्णित एक प्रकार की बुद्धि नहीं है? तार्किक, गणितीय, अनुभवजन, घटक या संदर्भी तत्व की बात हो। तो स्टर्नबर्ग द्वारा वर्णित एक प्रकार का बुद्धि नहीं, यानी स्टर्नबर्ग द्वारा वर्णित प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी होगी, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और वह आपका अनुभवजन है, घटक है, संदर्भी है। लेकिन तार्किक और गणितीय तत्व यह स्टर्नबर्ग से आपका संबंधित नहीं है, यह बुद्धि का प्रकार इनके अकॉर्डिंग नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला, बड़े 5 व्यक्तित्व में धारा प्रवाह बोलने
महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करने और उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का व्यवहार कौन सा होगा? बहिर्मुखता होगा, स्पष्टोक्ति होगा, कर्तव्यनिष्ठा होगा या मनोविक्षुब्धता हो जाएगी। तो बड़े 5 व्यक्तित्व में धारा प्रवाह बोलने के महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करने और उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का जो व्यवहार होता है वह साथियों कर्तव्यनिष्ठा इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों एक 20 साल की लड़की की मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्ध निकालिए। तो आयु क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु क्या है? 20 साल की लड़की है, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक उसकी 20 है, गुणे 100 कर लीजिए। 0 से 0 कटा, 2 से काटे 5, 12 पंचे 60, उसकी बुद्धिलब्ध 60 हो जाएगी। अब ये 60 बुद्धिलब्ध किसके आ जाएगी? एक क्वेश्चन भी हमने किया था इस प्रकार से, ठीक है, बुद्धिलब्ध से संबंधित। तो टर्मन द्वारा जो बुद्धिलब्ध का हमने आपको बताया था कि जो 60 से है तो कहीं ना कहीं ये मूर्ख पे आ जाता है, ठीक है। टर्मन के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा, ये 51 से 69 हमने पढ़ा है, तो मूर्ख पे आ जाता है। कैटेगरी की बात करेंगे, बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षणों के जनक पूछा गया। फ्रांसिस गाल्टन, जेम्स कैटल, अल्फ्रेड बिने या कार्ल पियर्सन की बात करेंगे। तो बुद्धि परीक्षण के जनक सभी लोगों को कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है, सभी लोग ध्यानपूर्वक। जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए आप लोग टॉपर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आपको केवल व्हाट्सएप करना है 9630689598। इसमें आपको CDP बाल विकास की टॉपर नोट्स मिल जाएगी, जो आपको प्रिपरेशन में बूस्ट करेगी, आपके तैयारी को और निखारेगी, ताकि सिलेक्शन इस बार 101% हो सके। बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी लाजवाब कीजिए, ताकि रिजल्ट भी बेहतरीन आए। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।